ओके। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ एफएम के लिए दो टाइप्स के मेथड होते हैं जिससे हम एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इसी को हम पैरामीटर मेथड भी बोलते हैं, और इसी को हम हार्टले ऑसिलेटर मेथड बोलते हैं। अगर कोई भी नाम आता है तो आपको कौन सा डायरेक्ट मेथड ही करना है, ठीक है। और सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड को आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट मेथड से हम कैसे एफएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है, देखो, इन दिस मेथड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज डन बाय यूजिंग अ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, एक वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से हम फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेशन को कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं कैसे, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। अब जो वीसीओ है वो एक ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। मतलब वीसीओ कौन सा एक ऑसिलेटर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इनपुट सिग्नल, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इन अ VCO द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी चेंजेस लीनियरली विद कंट्रोल्ड वोल्टेज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली चेंज करेगी, जो भी कंट्रोल वोल्टेज, जो भी हम कंट्रोल वोल्टेज देंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू वो लीनियरली चेंज करेगी। दस इन अ डायरेक्ट एफएम जनरेशन सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई, सबको पता है इंस्टेंटेनियस जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी निकलती है आफ्टर मॉड्यूलेशन, द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज वेरिड in accordance with the baseband signal empty amplitude variations by using VCO। जब हमने किया था तो आपको पता है ना कि क्या होता है, हमेशा कैरियर वेव में चेंज होता है। किसको हम करते हैं, कैरियर वेव को चेंज करते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू, बेस बैंड सिग्नल के विद रिस्पेक्ट टू। जो बेस बैंड का एम्पलीट्यूड होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू, उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है उसमें वेरिएशंस करके हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो मैंने बताया था ना कि जब हमने किया था एम्पलीट्यूड टू वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन होता है, याद है पीछे जब हमने एफएम सिग्नल मॉड्यूलेशन की थी, एफएम मॉड्यूलेशन, उसमें क्या था, जो डायग्राम दिखाया था कि जो भी वोल्टेज है मैसेज सिग्नल की उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। अब देखो, अब जो एफएम सिग्नल, एफएम जनरेटर है ये क्या यूज करता है, हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर तुमने किया हुआ पहले, यही हार्टले ऑसिलेटर का डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ ये देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल, और यहाँ पे ये दो ये टैंक सर्किट है L1 L2, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हार्टले ऑसिलेटर की, 1/2 पाई L1 प्लस L2 इंटू सी, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हार्टले ऑसिलेटर की। तो इसमें क्या है, देखो जो हार्टले ऑसिलेटर है, द फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टर्स, ठीक है। इसमें दो इंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम डिटर्मिन करेंगे, तो यहाँ पे इसमें क्या है, दो इंडक्टर्स है L1 और L2, एंड कैपेसिटर क्या है C। द कैपेसिटर इज एज्यूम, अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे दैट द कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कैपेसिटर शंटेड बाय अ वोल्टेज। मतलब यहाँ पे एक हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक फिक्स्ड कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। शंट में लगाएंगे मतलब पैरेलल में, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कैपेसिटर शंटेड बाय अ वोल्टेज वेरिएबल, जिसकी वोल्टेज वेरी कर सकते हैं कैपेसिटर की, और किसकी वोल्टेज, सच एज वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड की हम क्या है, वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो L1 L2 C, और यहाँ पे हमने शंट पे क्या लगा दिया, एक क्या लगाया है शंट पे, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, क्योंकि जो वैरेक्टर डायोड है वो कैपेसिटेंस को वो स्टोर कर सकती है, तो वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर सच एज वैरेक्टर डायोड, ठीक है, लगा दिया। और यहाँ से हम एक्सटर्नली हम क्या दे रहे हैं, एम्प्टी, दैट इज इनपुट सिग्नल। इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम इनपुट क्या दे रहे हैं, वोल्टेज सिग्नल को दे रहे हैं, दैट इज मैसेज सिग्नल को, ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, आई क्या हो गई, 1/2 पाई L1 L2 था, और यहाँ पे अब दो कैपेसिटर्स आ गए, जो जब शंट में कैपेसिटर्स होते हैं तब वो ऐड होते हैं, ये पता है सबको। कैपेसिटर इन पैरेलल वो क्या होंगे, ऐड होंगे, तो क्या बन जाएगा C प्लस C डैश, ठीक है। और देखो यहाँ पे जब भी देखो C डैश क्या है, C डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, W, W इज विड्थ,
विड्थ, अब ये जो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे विड्थ से ये है, फिर तुम्हें तब समझ आएगा। तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। हाँ जी, पता है कि नहीं पता, बोलो। यस। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो सी इज इक्वल टू ए अपॉन डी। ए डी क्या है? विड्थ। विड्थ कौन सी? जब पी एन जंक्शन डायोड की। देखो अब आगे हम तुम्हें मैं दिखाती हूँ। देखो विड्थ कैसे होता है उसका, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का कैसे होता है? पीएन जंक्शन होता है और बीच में क्या होता है? डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन। तो ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन अपॉन डी। और जैसे हम रिवर्स, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, जैसे हम रिवर्स बायस करेंगे तो क्या होगा? डिप्लीशन रीजन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे होता है डायोड का, जब हम रिवर्स बायस करते हैं तब डिप्लीशन रीजन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो इंक्रीज जाता होगा, है। 1/W है, मतलब विड्थ है जो उसकी वो इंक्रीज हो रही है, जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। डी क्या है? डिप्लीशन रीजन की विड्थ। ठीक है, तो हम W भी लिख सकते हैं। जो डिप्लीशन रीजन है अगर वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि रिवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में। ये देखो यहाँ पे, यस मैम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एम टी ले रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? देखो अगर विड्थ इंक्रीज होगी रिवर्स बायसिंग में, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, यहाँ पे देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर सी डैश डिक्रीज कर रही है, वेरिएबल कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये डिक्रीज कर रही है यस। तो ये टर्म छोटे हो गई, तो ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अब देखो इससे क्या पता लग रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? एम टी पॉजिटिव, मतलब जब एम टी ऊपर जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज, मतलब ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे हमने किया था, याद है जब हमने इसके वेव फॉर्म स्पेक्ट्रम किया था? याद है वेव फॉर्म स्पेक्ट्रम में क्या था? जब वो पॉजिटिव जाती है, जब मैंने तुम्हें बताया था एम टी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, एक हमने लिया था एम टी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, और थर्ड हमने लिया था एम टी इज इक्वल टू -5 वोल्ट। जब पॉजिटिव है +5 वोल्ट है, तो ऊपर जब वो पॉजिटिव जा रहा है तो उससे क्या होता है? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, F5 भी इंक्रीज होती है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। जब वो कांस्टेंट है, 0 होता है, तब क्या होती है? वो इक्वल हो जाती है, उतनी रहती है जितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। और जब वो नेगेटिव हो जाती है, तब क्या होती है? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो सेम यहाँ पे है, देखो जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है पीएन जंक्शन की, वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर विड्थ डिक्रीज हो रही है तो जो कैपेसिटेंस है, वेरिएबल कैपेसिटेंस, वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर एम टी नेगेटिव है, मतलब अगर वो नीचे को वेव फॉर्म जा रही है, यहाँ पे अगर एम टी नेगेटिव है तो उससे क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है वो भी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, तो यही देखो तुम्हारा है एम टी क्या है, ये देखो हमने इनपुट सिग्नल दिया वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को, और जिससे हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? वोल्टेज को। ठीक है, समझ आया? यस सिंपल है, मैम। यस मैम। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। ठीक है, तो ये था सारा तुम्हारा कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे, कि हमने एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, शंट में हम वेरिएबल कैपेसिटर लगा देंगे, जैसे कि है वेरेक्टर डायोड। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हमें पता है कि अगर जो वेरिएबल कैपेसिटेंस है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो विड्थ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम रिवर्स बायस भी करेंगे और फॉरवर्ड बायस भी करेंगे। ठीक है, जब रिवर्स बायस करेंगे तब क्या होगा? रिवर्स बायस करने से क्या होगा? रिवर्स बायस से हमारी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तब जो हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो एफएम की जनरेशन की जो हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, उसमें क्या है? स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, thus the direct method cannot be used for broadcast application। thus the
direct method cannot be used for broadcast application. So therefore the alternating method is to be used. So the alternative method is to be used, which is known as indirect method of FM generation. Which is known as indirect method of FM generation. अब देखो इसमें क्या है, जो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड है, इसको तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आर्मस्ट्रांग मेथड भी कहते हैं। आर्मस्ट्रांग मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रपोज किया था E.H. आर्मस्ट्रांग ने, इसलिए इसका नाम तब से है आर्मस्ट्रांग मेथड। इन दिस मेथड अब देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम जो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है उसको हम डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दिस अ नैरो बैंड एफएम वेव इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड by modulating the carrier wave by the baseband MT। ठीक है, सबसे पहले हम नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी वेव को प्रोड्यूस करते हैं मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव को मॉड्यूलेट करके बेसबैंड सिग्नल के विद रिस्पेक्ट टू, देन द रिजल्टिंग नैरो बैंड एफएम सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके हम क्या ऑब्टेन करते हैं, वाइड बैंड एफएम सिग्नल। समझ आया कि सबसे पहले हम नैरो बैंड एफएम सिग्नल निकालेंगे। नैरो बैंड एफएम सिग्नल की मैंने तुम्हें डेरिवेशन भी करवाई थी, उसमें मैंने तुम्हें वो वैल्यू निकलवाई थी ना नैरो बैंड एफएम सिग्नल की, याद है? डिराइव कराई थी नैरो बैंड एफएम सिग्नल की वैल्यू भी निकाली थी हमने डिराइव करके उसकी। तो देखो अब यहाँ पे क्या हमने बेसबैंड सिग्नल लगाया, दैट इज एम्प्टी। उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेटर के थ्रू किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगाया, नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटर, और यहाँ से क्या जा रहा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी देने के लिए कैरियर वेव को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन होता है, नैरो बैंड सिग्नल हमें ऑब्टेन होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। जब हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से नैरो बैंड एफएम सिग्नल जाएगा तो वो क्या निकल के आएगा आउटपुट में, वाइड बैंड एफएम सिग्नल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे द आउटपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर इज नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगी, ये देखो फेज मॉड्यूलेटर की, मतलब फेज मॉड्यूलेटर की यहाँ से आउटपुट क्या निकलेगी, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमें पता ही है, साइनोसॉइडल सिग्नल की हमने वैल्यू ये निकाली थी, क्या होती है, AC 2 पाई F1T बीटा 2 पाई साइन FMT। ठीक है, तो यहाँ पे F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, और बीटा क्या है, बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर हम नैरो बैंड का मॉड्यूलेशन इंडेक्स ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इट शुड बी लेस देन 1। रिमेंबर, अगर वाइड बैंड का ले रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये किया था ना हमने कि लेट अस अज्यूम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको लेस देन 1, क्यों, बिकॉज बीटा, बिकॉज वी आर टेकिंग नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखो यहाँ हमने क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से निकाला। तो अगर हम कॉस थीटा को इनपुट देंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की, तो अगर हमने n मल्टीप्लायर लगाया हुआ है तो यहाँ से क्या आउटपुट क्या आ जाएगी, कॉस n थीटा। अगर हम 10 लगाया होगा यहाँ पे कॉस 10 थीटा। ठीक है, तो देखो जब हम नैरो बैंड को पास करेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये क्या आएगा, मतलब n से मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ। तो देखो ऊपर क्या था, AC cos 2 पाई f, ये देखो n से मल्टीप्लाई होगी n F1T प्लस n बीटा। उसके बाद फिर इस टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे n बीटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स से देखो n बीटा 2 पाई FM T। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला है, जो बीटा है, बीटा डैश है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले क्या था n बीटा, पहले हमारे पास बीटा था, बीटा हमें पता है कि वो लेस देन 1 है। ठीक है, अगर अब n बीटा कर रहे हैं हम, तो n बीटा क्या होगी, अगर n बाई चांस इमेजिन करो कि अगर n 0.6 भी है, तो जब उसको करेंगे तो वो बढ़ जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। अगर 10 ले रहे हैं हम n को, जस्ट इमेजिन कि n को हमने 10 लिया है, अगर दोनों तरफ 10 10 है n, और बीटा हमारी लेस देन 1 है, तो 0.6 है अगर, जस्ट इमेजिन, तो 10 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6। ठीक है, तो मतलब वो ग्रेटर देन 1 हो गई। यस ठीक है, मैम। वो क्या बन गई, यहाँ पे बीटा क्या हो गया, मतलब वाइड बैंड में चला गया, क्योंकि हमने बोला अगर वो तुम्हें याद है
उसमें नैरो बैंड में इट शुड बी बीटा शुड बी लेस देन 1, और वाइड बैंड में बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, या 10 to 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 बन गया, ठीक है। तो अब इसमें इसलिए हमने यहाँ पे देखो NF1, हमने NF1 को हमने क्या कंसिडर कर लिया है, FC, दैट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे FC। और हमने एन बीटा को हमने क्या कंसिडर कर लिया, बीटा एन बीटा को हमने बी डैश ले लिया, क्यों, क्योंकि पहले जो बीटा था वो लेस देन 1 था, अब एन बीटा क्या है, वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो एन, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, AC cos 2 पाई एफ, NF1 को हमने क्या ले लिया, FCT, प्लस एन बीटा को हमने क्या लिया है, बीटा डैश 2 पाई FMT। तो ये हमारा क्या आ गया है, वाइड बैंड की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गई है, ठीक है। कि ऐसे हम बीटा को इंक्रीज करके, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके, हम इनडायरेक्ट मेथड से नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, ठीक है।